मुथु और लक्ष्मी दोनों कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी का काम करते थे। मुथु एक मिस्त्री था और लक्ष्मी मजदूर। हाय मेरी कमर। कितनी बार बोला है तुमसे कि ये काम छोड़ दो, तुम्हारी उम्र होती जा रही है। अब इतनी मेहनत मशक्कत का काम तुमसे नहीं हो पाएगा। अगर मेरी मजबूरी ना होती तो मैं ये काम कभी न करती। बस रश्मि का निकाह हो जाए, उसके बाद मैं ये काम छोड़ दूंगी। हाँ हाँ जानता हूँ, रश्मि की शादी तक तुम मेरी एक नहीं सुनोगी। मुथु नहीं चाहता था कि लक्ष्मी अब और काम करे, लेकिन लक्ष्मी को पैसों की बड़ी फिक्र थी। लेकिन उनकी बेटी अब बड़ी हो चुकी थी और वो अक्सर उसके निकाह के बारे में सोचा करते। अम्मा देखो तो आज मैंने क्या बनाया है। ये क्या है बेटा? पिज्जा उत्तप्पा। पिज्जा उत्तप्पा? ये क्या होता है? अम्मा इतने सवाल मत करो, एक बार खाकर देखो। रश्मि ने उन दोनों को पिज्जा खिलाया। ये तो कमाल का है। पसंद आया आपको? हाँ, तू जो भी बनाती है कमाल का बनाती है। आप दोनों ये खाइए और मैं एक बनाकर अपने दोस्तों के लिए ले जाती हूँ। और हाँ, मुझे कॉलेज में एडमिशन मिल चुका है, पर फीस भरनी होगी, वो भी 1 तारीख को। ठीक है। रश्मि पिज्जा उत्तप्पा लेकर घर से निकलती है और यहाँ मुत्तू और लक्ष्मी परेशान हैं। उसे आगे नहीं पढ़ाएंगे तो नहीं चलेगा क्या? उसका मन है, पढ़ने दो। पर पढ़ाई पर खर्चा भी तो आता है, उसका क्या करेंगे? तुम इतनी फिक्र मत किया करो, कुछ न कुछ हो जाएगा। रश्मि ने घर में तो ये बताया कि वो अपने दोस्तों से मिलने जा रही है, पर वो पिज्जा उत्तप्पा अपने एक खास दोस्त के लिए ले गई थी, विष्णु। रश्मि और विष्णु एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। ये लो खाओ। अब ये क्या है? पिज्जा उत्तप्पा। पिज्जा उत्तप्पा? अरे खाकर तो देखो। विष्णु ने वो उत्तप्पा खाया, उसे वो बहुत स्वादिष्ट लगा। वाह, ये तो बहुत ही मजेदार है। तुम्हें तो अपना होटल खोल लेना चाहिए रश्मि। हाँ, पर उसके लिए तो बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी। हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? कम से कम एक छोटा स्टॉल तो खोल ही सकती हो, उससे तुम्हारी अच्छी खासी कमाई भी हो जाएगी। अच्छी बात है, मैं इस बारे में घर पर बात करके देखती हूँ। अगर पापा मम्मी मान जाएंगे फिर मैं जरूर देखूंगी। ठीक है। विष्णु को रश्मि के हाथ का बना खाना बहुत ही पसंद था। वो अक्सर उससे कहता था कि रश्मि एक होटल खोल लो। खैर, समय बीता। मुत्थु और लक्ष्मी मजदूरी करते रहे। एक दिन मुत्थु बाम्बू पर चढ़कर प्लास्टर लगा रहा था, तभी अचानक से वो बैम्बू टूट गया और वो आकर जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। तुरंत ही एम्बुलेंस वहाँ पहुँच गई और उसे अस्पताल पहुँचाया गया। मुत्थु के पैरों की हड्डी टूट चुकी थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन शुरू कर दिया था। ऑपरेशन का सारा खर्च बिल्डर ने उठाया था। मुत्थु जी, आपको कुछ महीने लगेंगे अपने पैरों पर खड़े होने के लिए। आपके पैरों में रॉड लगी है, अब आप पहले की तरह पूरे दिन खड़े नहीं रह पाएंगे। डॉक्टर की बात सुनकर मुत्थु और उसका पूरा परिवार उदास हो गया। अगर मैं खड़ा नहीं रह पाऊंगा तो काम कैसे करूंगा? आप उसकी फिक्र क्यों कर रहे हैं? आप पहले अपनी सेहत का सोचिए। यह हादसा अभी ही होना था। अभी तो तुम्हारी शादी के लिए मुझे पैसे भी इकट्ठे करने हैं। आप ये सब क्यों सोचते हैं? आप बस जल्द से जल्द ठीक हो जाइए। हाँ, मैं तो काम कर ही रही हूँ ना, उससे हमारा घर खर्च निकल जाएगा। अम्मा, मेरा ख्याल है कि मैं भी काम करूँ। तुम बहुत छोटी हो, तुम अभी से काम क्यों करोगी? अप्पा, मैं सोचती हूँ एक खाने का ठेला शुरू कर दूँ। वैसे भी सबको मेरे हाथों से बना खाना बहुत पसंद आता है। तेरा ख्याल तो बड़ा नेक है, पर तू बेचेगी क्या? डोसा, इडली, वड़ा? ठीक है, इसमें मैं तेरी मदद कर सकती हूँ। मुझे कोई ऐतराज नहीं है। तुम कॉलेज भी जा पाओगी और काम भी कर पाओगी। रश्मि का ठेला खोलने का आइडिया मुत्थु और लक्ष्मी को बहुत ज्यादा पसंद आया। इस बहाने दोनों को थोड़ी सी पैसों की मदद भी हो जाएगी। अगले ही रोज लक्ष्मी ने घर के बाहर ही एक ठेला लगा दिया। वो अपने ठेले पर इडली, वड़ा और डोसा बेच रही थी। सुनो, 1 प्लेट वड़ा देना। जी। लक्ष्मी के वड़े बड़े ही स्वादिष्ट बनते थे, इसीलिए लोगों को पसंद आने लगे। उस आदमी ने रश्मि को पैसे दिए और पैसे देकर रश्मि के चेहरे पर रौनक आ गई।
ये उसकी पहली कमाई जो थी। और उसके बाद तो कई और ग्राहक इडली वड़ा और डोसा खाने आने लगे। कुछ देर बाद वहाँ विष्णु भी पहुँचा। तो आखिरकार तुमने स्टॉल खोल ही दिया, हाँ? हाँ, देखते हैं अब आगे क्या होगा। जो भी होगा बेहतर होगा। फिलहाल मुझे बहुत भूख लगी है। तुम मुझे एक मसाला डोसा दे दो। अभी बनाती हूँ। डोसे की खुशबू बहुत अच्छी थी और फिर कई ग्राहक डोसा खाने आने लगे। रश्मि बहुत खुश थी कि उसका ठेला अब चलने लगा था। अब से वो रोज घर के बाहर स्टॉल लगाया करती और उसकी अच्छी खासी आमदनी भी हो रही थी। फिर कुछ रोज के बाद उनकी पड़ोसन ने बगल में ही पकोड़े बेचना शुरू कर दिया। वो गर्मा गर्म पकोड़े बनाया करती थी। पकोड़ों की खुशबू सारे ग्राहकों को आकर्षित करती और जो लोग वड़ा खाने आते वो पकोड़े खाने जरूर जाते। ये देखकर रश्मि परेशान थी। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसने ये सारा किस्सा विष्णु को बताया। तुम कुछ ऐसा बेचो जो कोई नहीं बेचता, मतलब एकदम अलग। तुम्हारा वो पिज्जा उत्तप्पा, वो बेचो। लेकिन वो तो काफी महंगा पड़ेगा ना। हमें कुछ ऐसा बेचना होगा जो किफायती भी हो और हटके भी हो। लेकिन क्या? तभी रश्मि के दिमाग में पकोड़े वाली की कढ़ाई आई और उसे एक आइडिया आया। कढ़ाई डोसा? डोसा तो तवे पर बनता है। तुम कढ़ाई में डोसा कैसे बना सकती हो? बना सकते हैं। रुको, मैं अभी आती हूँ। रश्मि घर के अंदर गई और एक छोटी कढ़ाई लेकर आई। रश्मि ने तवा हटाया और कढ़ाई को चूल्हे पर रख दिया और फिर उसमें डोसे का बैटर डाला और फिर कढ़ाई को हिलाकर उसे फैला दिया और फिर डोसे के पकने का इंतजार करने लगी। जैसे ही डोसा तैयार हो गया, उसने वो डोसा कढ़ाई से बाहर निकाल लिया और उस पर चटनी और सांबार डाल दिया। ये लो कढ़ाई डोसा। वाह, ये कितना अलग दिख रहा है और इसका स्वाद भी काफी मजेदार होगा, खाकर देखो। विष्णु वो कढ़ाई डोसा खा ही रहा था कि वहाँ पर और दो ग्राहक आ गए। मुझे भी ना एक ऐसा ही डोसा देना। मुझे भी। रश्मि ने एक एक करके उन दोनों को डोसा दिया और वो दोनों खाने लगे। अच्छा है। वैसे इसे कहते क्या है? कढ़ाई डोसा। और उसी रोज से रश्मि का कढ़ाई डोसा बड़ा मशहूर हो गया। लोगों ने डोसा हमेशा तवे पर बनते देखा था, लेकिन ये काफी अलग था और स्वादिष्ट भी। रश्मि के स्टॉल पर ग्राहकों की भीड़ जमा होने लगी। देखते ही देखते उसने एक बड़ी सी दुकान खोल ली और अब उसके अम्मा अब्बा भी उसी के साथ काम किया करते थे। रश्मि अपने कढ़ाई डोसे की वजह से दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की कर रही थी। रश्मि ने विष्णु को अपने घर वालों से मिलवाया और इन दोनों की शादी तय हो गई। तुम्हें उसकी शादी के लिए पैसों की फिक्र थी ना? देखो, आज ये इतना कमा रही है कि हम दोनों को अच्छी तरह संभाल सकती है। हाँ, हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारी रश्मि इतने पैसे कमाएगी कि हमें उसके खर्चे के बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा। कुछ महीनों बाद रश्मि और विष्णु की शादी हो गई और अब चारों मिलकर रश्मि का कढ़ाई डोसा बेचने में उसकी मदद करते हैं। एक छोटे से ख्याल ने रश्मि की पूरी जिंदगी बदल दी। विकासपुर नाम के एक गांव में घूंघट लाल अपने नौकर रमन के साथ डोसा बेचने का काम किया करता था। रमन घूंघट लाल के दुकान पर काम करता था। हमेशा घूंघट लाल रमन की गलतियों पर उसे कुछ न कुछ सुनाया करता था। पूरे विकासपुर में सिर्फ एक ही मशहूर डोसे की दुकान होने की वजह से घूंघट लाल हमेशा घमंड में रहता और तो और लोगों को मिलावट का डोसा बेचा करता। अरे भाई घूंघट लाल, ये अच्छा सा मैसूर मसाला डोसा परोस दो। तुम्हारी दुकान से खाए बहुत दिन हो गए भाई। हाँ, बैठिए बैठिए। अरे रमन, इन भाई साहब को मैसूर मसाला डोसा दे दे। अच्छा बना कर देना, और अगर कोई गलती हुई ना तो मैं तेरी नौकरी खा जाऊंगा। अरे भाई थोड़ी चटनी अच्छी देना। रमन के हाथों की चटनी बहुत अच्छी होती है। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया। अब तो मैं आपको थोड़ी सी ज्यादा ही परोसूंगा। हाँ। रमन की चटनी और डोसा ज्यादा परोसने की बात से घूंघट लाल कहता है, अरे कैसे ज्यादा परोस दूंगा? जितने का पैसा मिलता है उतना ही डोसा और सामान परोसना है, उससे ज्यादा का नहीं। थोड़ी सी तुम्हारी तारीफ क्या कर दी तुमने, तो मेरा मुनाफा घाटे में बदल दिया। माफ करना मालिक। रमन को खरी खोटी सुनाकर
घूंघटलाल डोसे और चटनी में मिलावट करने की बात करता है। अरे हमें अब डोसे में मिलावट करनी होगी। पूरे गांव में डोसे की हमारी दुकान है, इसे हम जैसे चाहें वैसे चला सकते हैं। चटनी में पानी और डोसे में आटा मिलाकर भी खिला सकते हैं। कम पैसे लगाकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अच्छा, लेकिन मालिक, हमें गांव वालों के साथ ऐसा करने की क्या जरूरत है? हमारा तो पहले से ही धंधा अच्छा चल रहा है। लोग बार बार हमारी चटनी और हमारा चीज डोसा खाते हैं। हमारा तो फायदा ही है। अरे इसलिए तो ऐसा नौकर है। जरा अपनी अक्ल से भी सोच कर देख। मालिक, आप हमेशा मेरी अक्ल के बारे में कहते रहते हैं। दुकान मुझसे ही चलती है क्योंकि मैं अच्छा डोसा और चटनी बनाता हूँ, इसीलिए। घूंघटलाल और रमन में काफी बहस हो जाती है। रमन घूंघटलाल को मिलावट करने से रोकता है, पर घूंघटलाल रमन को अपनी दुकान से निकाल देता है। अरे तुम्हें मैं नौकरी से अभी निकाल देता हूँ। बहुत हो गया तुम्हारा, बहुत मिल जाएंगे मुझे तुम्हारे जैसे। अरे मुझे खुद आपके यहाँ नौकरी नहीं करनी। आप मेरा हिसाब आज तक का कर दीजिए। रमन मायूस होकर अपने घर चला जाता है और अपनी बीवी रागिनी को सारी बात कह देता है। अरे तो क्या हो गया? मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि आप अपनी खुद की एक दुकान खोल लीजिए। पूरे विकासपुर में सिर्फ एक ही डोसे की दुकान है, वो भी सिर्फ आपकी वजह से चलती है। घूंघटलाल तो बस आपसे पैसे कमा रहा था और कुछ नहीं। खुद लाख कमाकर हमें सिर्फ 100 दे रहा था। अरे तुम समझ नहीं रही हो। मालिक तो मुनाफे के चक्कर में मिलावट पर उतर आए हैं। ये देखिए मैंने क्या बनाया है। छोटे छोटे बाल्टी मैंने अपने हाथों से बनाया है। मैंने सोचा कि कब तक आप डोसे की चटनी कटोरी में देते रहेंगे। लोगों को हमेशा कम पड़ जाती थी, इसीलिए बाल्टी बना दी। रमन जब आंगन में जाकर छोटी छोटी बाल्टी देखता है तो बेहद खुश हो जाता है कि रागिनी ने उसके बारे में इतना सोचा। मैंने फैसला कर लिया है, मैं और तुम मिलकर अपनी एक डोसे की दुकान खोलेंगे। थोड़े पैसे की जरूरत होगी, मैं कहीं ना कहीं से बंदोबस्त कर लूंगा। सब कुछ नया करना होगा। आप हड़बड़ी में फैसला मत कीजिए, और परेशानी पैसों की भी तो है। रमन अपनी परेशानी लेकर गांव के सबसे बड़े जमींदार के पास चला जाता है और अपनी सारी समस्या उन्हें जाकर बता देता है। अरे आओ आओ रमन आओ। अरे कई दिनों बाद दिखाई पड़ रहे हो। कैसा चल रहा है घूंघटलाल का धंधा? जी, अब मैंने उनकी दुकान छोड़ दी और मैं आपसे इसी सिलसिले में बात करने आया हूँ। हाँ कहो, मैं क्या मदद कर सकता हूँ तुम्हारी? दरअसल मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मैं खुद की डोसे की दुकान खोलना चाहता हूँ। अरे भाई, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं जरूर तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें हर महीने मुझे कुछ पैसे देने पड़ेंगे। जब तक सारे पैसे तुम लौटा नहीं देते तब तक। रमन जमींदार की सारी शर्तें मानकर उनका कहना मान जाता है और वहाँ से कुछ पैसे लेकर वो अपनी खुद की दुकान शुरू कर देता है। आज हमारे दुकान का पहला दिन है। मुझे तो घबराहट हो रही है कि ये सब कुछ कैसे होगा। अरे हमारा सब अच्छा ही होगा। हमने सबका अच्छा किया है। हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। विकासपुर के लोगों को जब पता चला कि रमन ने अपनी खुद की दुकान खोल ली है तो सभी घूंघटलाल के ग्राहक रमन की तरफ आने लगे। और तो और पहले ही दिन काफी अच्छी कमाई हुई। लोगों की भीड़ देखकर रमन के चेहरे की रौनक ही बढ़ गई। अरे रमन भैया, चटनी दो यार, हमेशा कम देते हो। जी जी, अभी दे रहा हूँ। अरे रागिनी, तुमने जो बाल्टी आंगन में रखी थी ना, उसे लेकर आ जाओ, सारी की सारी। लोगों को रमन का डोसा और चटनी इतनी पसंद आती कि वो लोग दोबारा ले लेकर खाते थे। रमन ने तरकीब लगाई। रागिनी के बनाए हुए छोटे छोटे बाल्टी में चटनी देना शुरू कर दिया, जिससे लोगों के पास एक बार में अच्छी खासी चटनी आ जाती और वो अपना चीज़ी बाल्टी डोसा खूब एंजॉय करते। घूंघटलाल ने अपने दुकान पर गांव के ही एक आदमी को अपनी दुकान पर रख लिया और उसे ही मिलावट का डोसा और चटनी बेचने को कहता। एक तो हमारा मुनाफा पहले से ही बहुत कम हो गया और तुम हो कि धीरे धीरे हाथ चला रहे हो। जल्दी जल्दी काम करो। कोई दुकान पर आता तो है नहीं।
पूरा विकासपुर रमन के यहाँ से चीज बाल्टी डोसा खाता है। अरे तुम भी कुछ ऐसा ही आविष्कार करो जिससे हमारी दुकान फिर से चलने लगे। कई कोशिशों के बाद भी घूंघटलाल की दुकान नहीं चलती और एक दिन मिलावट का डोसा खाने की वजह से विकासपुर के जमींदार के बेटे की तबीयत खराब हो जाती है, जो डोसा उसने घूंघटलाल के यहाँ खाया होता है। जमींदार हड़बड़ी में अपने घर जाता है और वहाँ जाकर अपने बेटे को बेड पर तड़पता देखता है। अरे 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 ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें क्या हो गया बेटा? मैंने कुछ ही देर पहले घूंघटलाल के यहाँ का डोसा खाया था। मैंने सोचा कि कोई उनके दुकान पर नहीं जाता तो मैं चला गया। मैंने गलती कर दी। डॉक्टर अंकल को बुलाओ। अपने बेटे की नाजुक हालत देखकर जमींदार घूंघटलाल के दुकान पर जा पहुंचता है और उससे जाकर गुस्से में कहता है, तुम्हारी खैर नहीं, आज तो या फिर तुम रहोगे या फिर मैं। तुम्हारा डोसा खाने के बाद मेरा बच्चा बीमार पड़ गया तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। अरे मुझे माफ कर दीजिए जनाब, बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मिलावट और सस्ता सामान अब मैं कहीं नहीं बेचूंगा। ये सारी चीजें तुम पुलिस को जाकर बताना। अब चलो मेरे साथ। जमींदार घूंघटलाल को पुलिस के हवाले कर देता है। वहीं कुछ ही महीनों बाद रमन सारे पैसे जमींदार को लौटा देता है और उनके बेटे को आराम करने की सलाह देता है। खुशी के कारण वो पूरे घर के लिए चीजी बाल्टी डोसा लेकर जाता है और जमींदार ने जो उसकी मदद की थी उसका शुक्रिया अदा करता है। रमन और रागिनी का धंधा बहुत तेजी से चलने लगता है और वहीं घूंघटलाल को उसके गुनाहों की सजा मिल जाती है। केशव का कपड़ा बनाने का कारखाना था। इस कारखाने में 3 मजदूर काम करते थे, मूर्ति, भंवर और मुकेश। अरे मुकेश, इस हफ्ते कितने रोल कपड़े निकले? मालिक 15 रोल। अरे लेकिन हर हफ्ते तो 16 रोल निकलते थे ना, तो इस हफ्ते एक कम कैसे? वो मालिक, मूर्ति पिछले हफ्ते देर से आ रहा था, इस वजह से मुमकिन है। अच्छा, वो इस कारखाने को क्या अपने अब्बा की जागीर समझता है? जब दिल किया मुंह उठाए चला आया। उसे बोल दो कि ऐसा नहीं चलेगा। जी हुजूर। हालांकि हकीकत ये था कि ना तो मूर्ति देर से आया था और ना ही उसने काम कम किया था। काम चोरी तो खुद मुकेश कर रहा था और इसकी वजह थी उसका नया मोबाइल फोन। जब मुकेश और भंवर काम करते थे तब मुकेश बैठकर अपने फोन पर वीडियो देखा करता था। अगले हफ्ते भी जब कपड़े की थान कम बने तो केशव भड़क गया। इस हफ्ते भी 15 रोल? क्या इस हफ्ते भी मूर्ति देर से आ रहा था? वो मालिक, हाँ। तो उससे कह दो घर जाने के लिए। कल से उसे काम पर आने की कोई जरूरत नहीं और तुम किसी दूसरे आदमी को तलाशो जिसे काम की जरूरत हो और जो हमारा काम ईमानदारी से करे। ठीक है मालिक। मुकेश मूर्ति के पास गया। मूर्ति, मालिक ने तुझे काम से निकाल दिया है। अरे रे, लेकिन इसकी वजह? मुझसे ऐसी क्या खता हो गई है? खता नहीं हुई, बस अब काम कम होने वाला है तो मालिक ने मजदूर भी कम कर दिए। मैंने बहुत कोशिश की उन्हें समझाने की, लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें कहीं मुलाजमत दिला दूंगा। मूर्ति फिक्र में पड़ गया। अब उसके खानदान का क्या होगा? ये का एक मुलाजमत जाने से उसके सर पर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा था। मूर्ति घर लौटा। कल आपके डिब्बे में डोसा देने वाली हूँ जी। आपके दोस्तों को मेरे बनाए हुए डोसे बेहद पसंद है ना? अरे बेगम, अब डब्बे की कोई जरूरत नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये है कि मुझे काम से निकाल दिया गया है। अरे रे, लेकिन क्यों जी? मालिक को मजदूर कम करने थे, इसीलिए मुझे निकाल दिया। अरे अब क्या होगा? अरे वो मुकेश भाई ने कहा है कि वो कहीं और मुलाजमत तलाश करने में मेरी मदद करेंगे। अब देखते हैं। आपको जल्दी दूसरी मुलाजमत मिल जानी चाहिए जी, वरना नंदिनी की स्कूल की फीस कैसे जमा करेंगे? हम्म। पुष्पा और मूर्ति दोनों मायूस थे। घर का खर्च,
बच्ची की स्कूल की फीस, ये सब वो कहाँ से लाएंगे? इन सब बातों की उन्हें फिक्र हो रही थी। अगले रोज मूर्ति काम की तलाश में कई जगह गया, लेकिन कहीं भी उसे काम नहीं मिला। उसे सिर्फ मायूसी ही हासिल हो रही थी। अगले कई रोज तक यही सिलसिला चलता रहा। वो कई कारखानों में गया, लेकिन कोई फायदा नहीं। क्या आपको मुलाजमत मिल गई? अरे नहीं बेगम, हर जगह वही मारामारी है, कहीं भी कोई काम नहीं है जी। तो आप कोई छोटा मोटा कारोबार कर लीजिए। अरे बेगम, कारोबार करने के लिए मुझे आता ही क्या है? बस एक कपड़ा बनाना ही तो आता है, और उसके लिए भी तो बड़ी बड़ी मशीनों की दरकार होगी। क्या हम मिलकर कुछ कर सकते हैं? जैसे क्या? आप और आपके दोस्त हमेशा मेरे डोसों की तारीफ किया करते थे। क्या हम लोग मिलकर डोसा फरोख्त कर सकते हैं? वैसे मशवरा बुरा नहीं है बेगम। डोसे का ठेला डालने में खर्च भी कम होगा और मुनाफा भी ज्यादा होगा। बेरोजगार रहने से तो यही बेहतर है बेगम। अरे वाह, मुझे उम्मीद है कि हमारे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। हाँ। अगले रोज गांव के चौराहे पे मूर्ति और पुष्पा ने अपना डोसा स्टॉल लगा दिया। हे ऊपर वाले, हमारी मदद करना। स्टॉल खोलते ही वहाँ एक ग्राहक आया। एक मसाला डोसा मिलेगा क्या? जी जरूर। और देखते ही देखते काफी ग्राहक आने लगे। पुष्पा और मूर्ति दोनों बेहद खुश थे। पहले ही रोज उनका डोसे का कारोबार चल पड़ा था। भाभी जान, डोसा बहुत लजीज बना है। हाँ हाँ, हकीकत में कमाल है। ग्राहक खुश थे और मूर्ति और पुष्पा भी। उस रात जब वो घर पहुँचे तो वो बेहद खुश थे। वो अपनी बेटी के लिए चॉकलेट लाए थे। ये देखो नंदिनी, अब्बा तुम्हारे लिए क्या लाए हैं बेटा? अरे चॉकलेट! नंदिनी ने वालिद के हाथ से चॉकलेट ले लिया और उन्हें किस्सी भी दी। मूर्ति आज बेहद खुश था। अरे बेगम, पुष्पा, आज हमने 1000 रुपए कमाए हैं जी। हाँ। अरे बाप रे, इतने! अब रोज मूर्ति रुपए गिना करता था। जल्दी उसकी मुफलिसी दूर होने लगी थी। अगले रोज जब मूर्ति और पुष्पा ग्राहकों को डोसा दे रहे थे, तभी गांव का एक रईस सेठ लालचंद उनके डोसे के ठेले पर पहुंचा। अरे जनाब सेठ जी, आप यहाँ? हाँ, तुमसे एक काम था। अगले हफ्ते मेरी दुख्तर की शादी है। पूरे गांव को दावत दी है। क्या तुम इतने सारे मेहमानों के लिए डोसा बना पाओगे? लेकिन ख्याल रहे, मेरा कोई भी मेहमान बगैर डोसा खाए वापस लौटना नहीं चाहिए। तकरीबन 1000 लोग तो होंगे ही, और सबको तुम्हारा खुसूसी मसाला डोसा ही पसंद आएगा। ख्याल रहे, लड़के वालों के सामने मेरी इज्जत ना जाए। हाँ ठीक है सेठ जी। एक मसाला डोसा के 20 रुपये, तो 1000 के तकरीबन 20,000 रुपये हुए। सेठ लालचंद ने मूर्ति को 20,000 रुपए अता किए। ये 10,000 पेशगी है और 10,000 शादी के बाद ले लेना। ठीक है जी सेठ जी। सेठ जी के वहाँ से रुखसत होने के बाद 1000 मसाला डोसा मैं कैसे बनाऊंगी? अरे बेगम, लगता है हमें और लोगों को रख लेना चाहिए। लेकिन फिर भी 1000 मसाला डोसा बनाना कोई मजाक का काम नहीं है, वो भी शादी के मौके पे। सोचो, कोई ऊंच नीच हो गई तो? शादी में अभी 1 हफ्ता है, हम कुछ न कुछ सोच ही लेंगे। एक रोज में 20,000 रुपये की आमदनी होगी, वो सोचो। मूर्ति और पुष्पा दोनों तरकीब निकालने लगे, जिससे वो लोग 1000 डोसे कुछ ही घंटे में बना सके। सोते वक्त भी वो दोनों वही सोच रहे थे। अगर हम लोग 10 डोसा बनाने वाले को रखें तो? तब भी एक शख्स 1 घंटे में बस 40 डोसे ही बना पाएगा। हाँ वो भी है, कोई और तरकीब निकालता हूँ। अब सेठ के बेटे की शादी में बस एक ही रोज बचा था। अभी मूर्ति और पुष्पा तरकीब की तलाश में ही थे, जिससे वो लोग 1000 डोसे बना सके। अगर हम सारी रात बैठकर डोसे बनाए तो? अरे बेगम, सुबह तक तो सारे ठंडे हो जाएंगे और किसी को भी खाकर मजा नहीं आएगा। हे ऊपर वाले, अब आप ही हमारी मदद कीजिए। और तभी उनके सामने तेज रोशनी के साथ भगवान जी प्रकट हुए। हे
प्रभु। आपके हकीकी दीदार करके हमारी जिंदगी कामयाब हो गई। मूर्ति, पुष्पा, मेरे पास तुम्हारी परेशानी का हल है। ये जादुई मसाला डोसा है, इसे शादी में ले जाओ और 1000 डोसे बनाने का हुक्म दो। मिनटों में ये 1000 डोसे तैयार हो जाएंगे। शुक्रिया भगवान जी। मूर्ति और पुष्पा दोनों ने भगवान जी के सामने सर झुकाया और भगवान जी गायब हो गए। मूर्ति के हाथ में वो जादुई डोसा था। अगले रोज मूर्ति और पुष्पा मंडप में पहुंचे और उन लोगों ने अपना चूल्हा जलाया। और फिर जब मेहमान आने शुरू हुए तो मूर्ति ने जादुई डोसा बाहर निकाला। शौहर और बीवी ने हाथ जोड़े। हे जादुई डोसे, हमारी मदद करो, 1000 मसाला डोसा हाजिर कर दो। और कुछ ही पल में उनके सामने 1000 मसाला डोसा थे। जैसे जैसे मेहमान आते जा रहे थे वैसे वैसे मूर्ति और पुष्पा उनके हाथों में मसाला डोसा दिए जा रहे थे। अरे वाह, ये तो बिल्कुल गरम है। और बहुत ही जायकेदार भी। मेहमानों ने मसाले डोसे की बहुत तारीफ की और सेठ लालचंद भी बेहद खुश था। शादी के बाद सेठ लालचंद मूर्ति और पुष्पा के पास पहुंचा। तुम दोनों ने बहुत बढ़िया काम किया। वैसे मुझे तुम्हें 10,000 अदा करने थे, लेकिन आज मैं बेहद खुश हूँ। ये लो 20,000। 20,000 रुपए पाकर मूर्ति और पुष्पा दोनों बेहद खुश थे। फिर क्या था, जादुई डोसे की वजह से मूर्ति और पुष्पा ने बड़ी बड़ी शादियां और दावतों के ऑर्डर लिए और कुछ ही रोज में वो गरीब से अमीर बन गए। उनकी किस्मत चमक गई।